Hello everyone, I again welcome you all to your very own R underway, your voyage to maritime mastery. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मास्टरी ऐसे हो गया, कट गया है। ठीक है, मास्टरी कटना नहीं चाहिए, हमें मास्टरी करनी है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, और मैरिटाइम करियर में भी। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो वी वर कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक ऑन इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये इसका पार्ट टू है यूनिट थ्री का, विच इज एनालिसिस ऑफ ओपन सिस्टम्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट। इसके बाद हम हमारा फोर्थ यूनिट चालू करेंगे, विच विल बी दी प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एस एफ डबल ई क्या होता है, क्यों हम क्लोज सिस्टम एनालिसिस नहीं लगा सकते ओपन सिस्टम एनालिसिस में, और एस एफ डबल ई का हमने डेरिवेशन देखा था। इसका हमने क्या देखा था? डेरिवेशन। ठीक है, हमने इसका डेरिवेशन भी देख लिया था। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मशीनरीज एंड देयर ओपन सिस्टम एनालिसिस यूजिंग एस एफ डबल ई। ठीक है, तो सबसे पहली मशीनरी हमारे पास आती है यहाँ पे स्टीम नोजल। Steam nozzle is a device with smoothly varying cross-sectional area that converts the heat energy into kinetic energy। मतलब ये देखिए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे जो है, ये जो एरिया है ए, ये डिक्रीज कर रहा है एज वी गो फ्रॉम वन टू टू। इस केस में हमारा वन टू टू से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे वन से लेके थ्री में हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज कर रहा है, एंड देन ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक चीज हम ध्यान से समझें तो स्टीम नोजल एक ऐसा डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को स्टीम की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर मेरा यहाँ से स्टीम पास हो रहा है तो एरिया कम होने की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और प्रेशर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ से जब मेरा स्टीम जाएगा तो यहाँ पे मेरा क्या होगा? जस्ट उल्टा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नोजल होता है जहां पे वेलोसिटी इंक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज होता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट नोजल। जहां पे वेलोसिटी डिक्रीज होती है, प्रेशर इंक्रीज होता है, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट नोजल। और इन दोनों को कंबाइन कर दो तो जो नोजल बनता है वो बनता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर मुझे इसका एस एफ डबल ई एनालिसिस करना है, एस एफ ई एनालिसिस, देखिए ये एनालिसिस जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करेंगे। हमें जो मेन चीज सीखनी होगी वो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में है, विच इज द न्यूमेरिकल पार्ट, जो हम आगे चल के अभी सॉल्व करेंगे। वहां पे हम जो स्टेप्स देखेंगे दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो देखिए, एस एफ डबल ई की इक्वेशन क्या थी हमारे पास? C1 स्क्वायर बाय 2000 प्लस GZ1 बाय 1000 प्लस में Q प्लस में U1 प्लस में P1 V1 इज इक्वल्स टू W प्लस में U2 प्लस में P2 V2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2000 प्लस GZ2 बाय 1000। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे हमारा इंटरनल एनर्जी कुछ चेंज हो रहा है? इंटरनल एनर्जी, तो देखिए इधर पे अगर हम देखें तो नोजल जो होता है ना हमारा, ये आइडियाबैटिक होता है। नोजल इज आइडियाबैटिक। नोजल क्या होता है हमारा? आइडियाबैटिक होता है। मतलब कि Q जो होता है वो हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर हम आइडियाबैटिक स्टीम नोजल लेके चल रहे हैं तो, अगर हम नहीं लेके चल रहे तो Q हमारा कुछ होगा। वर्क डन हमारा कंफर्म जीरो होता है। वर्क डन हमारा कंफर्म जीरो होता है। ठीक है, बाकी एंथैल्पी रहती है नोजल के अंदर। पोटेंशियल एनर्जी हमारी दोनों साइड से जीरो रहती है, क्योंकि कोई हाइट का यहाँ पे फर्क पड़ नहीं रहा। इनलेट वेलोसिटी आउटलेट वेलोसिटी बिल्कुल रहती है। इंटरनल एनर्जी भी रहती है, चेंज होती है, और P1 V1 भी हमारा, P2 V2 भी हमारा चेंज होता है।
ठीक है ना। तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000। अच्छा, कभी कभी क्या करते हैं ना, C1 जो इनलेट वेलोसिटी होती है ना, उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो क्या ये क्वांटिटी भी मेरी जीरो हो जाएगी। तो यहां से मेरे पास आउटलेट वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, विच इज C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2000 इंटू में H1 माइनस H2। यानी इसको मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली, कि भाई C2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2000, रूट ऑफ 2000 इज व्हाट, 44.72, 44.72 रूट में H1 माइनस H2। तो ये मेरा नोजल का एक फॉर्मूला आता है, विच इज फॉर आउटलेट वेलोसिटी if inlet velocity is considered to be negligible and nozzle is considered to be an adiabatic nozzle। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आगे चल के मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा, इफ यू अप्लाई दो स्टेप्स यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। ठीक है। तो ये था एस एफ डबल एनालिसिस फॉर स्टीम नोजल। किसके लिए था ये, स्टीम नोजल के लिए। चलिए अगले मशीनरी को देखते हैं। अब आता है हमारे पास जी सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली क्या होता है ना, कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारे पास पंप होता है कुछ इस तरीके का। ठीक है। यहां पे हमारे पास होता है आई ऑफ इम्पेलर, यहां से हम सक्शन लेते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास इम्पेलर, ठीक है, यहाँ पे इम्पेलर अंदर की तरफ बनता है, सॉरी, ये होता है हमारे पास आई ऑफ इम्पेलर। दिस इज व्हाट, दिस इज आई ऑफ इम्पेलर, आई ऑफ इम्पेलर। यहीं से हम क्या लेते हैं, सक्शन लेते हैं फ्लूइड का। ठीक है। फिर उसके बाद वो यहां से कहा जाता है, उसके बाद वो यहां से इम्पेलर्स में जाता है। ठीक है, दिस इज इम्पेलर। ओके, एंड देन दिस पार्ट, दिस वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज कॉल्ड एज वेन। ठीक है। और यहां से हमारा आउटलेट हो जाता है। ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप है। तो ये क्या करता है ना, ये कुछ नहीं करता, फ्लूइड ट्रांसफर करता है लोअर पोटेंशियल एनर्जी से लेके हायर पोटेंशियल एनर्जी तक। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास अगर हम इसका एस एफ डबल एनालिसिस करें, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, Q प्लस में U1 प्लस में P1 V1 प्लस में GZ1 बाय 1000 प्लस में C1 स्क्वायर बाय 2000 इज इक्वल्स टू W प्लस में U2 प्लस में P2 V2 प्लस GZ2 बाय 1000 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2000। ठीक है। अच्छा, वर्क कुछ हमें मिल रहा है पंप से, नहीं, जीरो। हीट ट्रांसफर कुछ हो रहा है पंप में, नहीं, जीरो। इंटरनल एनर्जी कुछ चेंज हो रही है क्या पंप में, बिल्कुल नहीं, जीरो। कोई इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। P1 V1 हम मान सकते हैं चेंज होगा, P2 V2 चेंज होगा। पोटेंशियल एनर्जी जरूर चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी में फ्लूइड ट्रांसफर हो रहा है, और फ्लूइड की कुछ तो वेलोसिटी पे भी चेंज आएगा। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली यहां से P1 V1 प्लस GZ1 बाय 1000 प्लस में C1 स्क्वायर बाय 2000 इज इक्वल्स टू P2 V2 प्लस में GZ2 बाय 1000 प्लस में C2 स्क्वायर बाय 2000। तो ये हो जाएगा हमारा SFEE इक्वेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इस तरीके से मेरा आपको कहने का मतलब ये कि कुछ ये दो इंपॉर्टेंट मशीनरी हमने ले ली, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एस एफ डबल इक्वेशन हम लगाते कैसे हैं ओपन सिस्टम में। ठीक है। बट अगेन आई विल रिपीट, जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इफ यू अप्लाई दो स्टेप्स ओनली, आपको इतना सब जानने की जरूरत नहीं है, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। तो आ गया हमारे पास अब इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, MI डबल स्टार। अगर एस एफ डबल ई पे मार्क्स चाहिए, देखो इसमें 10 मार्क का एक न्यूमेरिकल कंफर्म आता है पेपर में,
So if you want to score that 10 marks and if you don't want to leave this topic, this is most important thing. ठीक है, तो चलिए स्टेप्स देखते हैं. राइट द गिवन मशीनरी बिसाइड द गिवन डेटा. हम जब गिवन डेटा लिखते हैं क्वेश्चन में तो उसके बाजू में ही हम मशीनरी का नाम भी लिख देंगे. ठीक है, फिर राइट द गिवन डेटा बाय डिवाइडिंग इट इनटू इनलेट एंड आउटलेट कंडीशन. सबसे पहले ऊपर गिवन डेटा लिखो, उसके बाजू में मशीनरी का नाम लिखो और नीचे हम कॉलम बना देंगे दो, एक में इनलेट कंडीशंस और एक में आउटलेट कंडीशंस. ठीक है, उसके नीचे लिख दो कि भाई तुम्हें क्या निकालना है. ओके, फिर अप्लाई करो हमारा आइकॉनिक एसएफडब्ल्यू इक्वेशन जो कि मैंने आपको बताया है बार बार, यहां पे भी लिख देता हूं, विच इज Q प्लस U1 प्लस P1 V1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1 बाय 1000 इज इक्वल्स टू W प्लस P2 V2 प्लस U2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ2 बाय 1000. यही इक्वेशन आपने अप्लाई करनी है हर बार. एवरी टाइम व्हेन यू विल बी सॉल्विंग एसएफईई के न्यूमेरिकल, आपको यही इक्वेशन को अप्लाई करना है. ठीक है, देन गेट द आंसर. इस इक्वेशन में डालो, जो आपको अननोन है उसको निकाल लो एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट्स. दिस इज एज ऑलवेज MI स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट. पता चला आंसर सही निकाले, मैग्नीट्यूड सही थी, मगर मार्क्स फिर भी कट गए. क्यों? क्योंकि यूनिट नहीं लिखा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आई होप सो आपको ये स्टेप सारे समझ में आए होंगे. अब हम चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स की तरफ. So these are some of the numericals on SFEE which we'll be solving in this session. तो चलिए, अब मैंने जो स्टेप्स आपको बताए हैं उन्हीं स्टेप्स को यूज करके हमें सॉल्व करना है. तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन. क्या है, सबसे पहले तो लिख लो भाई गिवन डेटा, गिवन डेटा, और गिवन डेटा के बाजू में हम क्या लिखेंगे, मशीन का नाम. क्या है मशीन का नाम? एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर. ठीक है, फिर कॉलम बना दो दो, एक जगह लिख दो इनलेट कंडीशंस और एक जगह लिख दो आउटलेट कंडीशंस. ठीक है, तो एन एयर कंप्रेसर, एयर फ्लो स्टेडीली एट अ रेट ऑफ 0.5 kg पर सेकेंड. ठीक है, मास फ्लो रेट, तो मास फ्लो रेट तो देखो भाई सेम रहेगा, तो 0.5 kg पर सेकेंड. यहाँ पे भी मास फ्लो रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, 0.5 kg पर सेकेंड. थ्रू एन एयर कंप्रेसर, वेरी गुड. इट एंटर्स द कंप्रेसर एट 6 मीटर पर सेकेंड. C1 हमें दे रखा है यहाँ पे कितना, 6 मीटर्स पर सेकेंड. ये रहा, विद अ प्रेशर ऑफ 1 बार, यानी P1 हमें दे रखा है 1 बार विच इज इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल. ठीक है, एंड अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 0.85. V1 भी दे रखा है 0.85 मीटर क्यूब पर केजी, सब इनलेट में है. एंड लीव्स एट 5 मीटर पर सेकेंड एंड अ प्रेशर ऑफ 7 बार, यानी मुझे P2 यहाँ पे दे रखा है 7 बार यानी 700 किलो पास्कल. एंड V2 मुझे दे रखा है 0.85, ओ 0.85 नहीं 0.16, माय बैड, 0.16 यहाँ पे दे रखा है, देखिए 7 बार एंड अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 0.16 मीटर क्यूब पर केजी, यानी 0.16 मीटर क्यूब पर केजी. द इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर लीविंग. ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर लीविंग इज 90 किलो जूल पर केजी ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर एंट्री. क्लियर? मतलब क्या है कि U2 जो है वो U1 से 90 टाइम्स ज्यादा है, 90 किलो जूल पर केजी ज्यादा है. क्लियर बात है, क्लियर सी बात है एकदम. ठीक है, कूलिंग वाटर इन अ जैकेट सराउंडिंग द सिलेंडर absorbs heat from air at a rate of 60 किलो जूल पर सेकेंड. यानी कि हमें Q की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 60 किलो जूल पर सेकेंड. अब देखिए, कूलिंग वाटर इन अ जैकेट सराउंडिंग द सिलेंडर. अब कूलिंग वाटर है हमारा,
जैसे कि कंप्रेसर होता है, तो कंप्रेसर क्या होता है, बेसिकली उसके अंदर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। तो उसको हमको क्या चाहिए होता है, रेगुलरली कूलिंग चाहिए होता है, इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो सिलेंडर के बाहर वाटर, कूलिंग वाटर का एक जैकेट है जो कि उस सिलेंडर को सराउंड करके रखा है। उसने हीट एब्जॉर्ब किया, ठीक है, उसने हीट एब्जॉर्ब किया फ्रॉम द एयर एट अ रेट ऑफ 60 किलो जूल पर सेकेंड। यानी कि ये हीट क्या है, दिस हीट इज नथिंग बट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, दिस हीट इज नथिंग बट रिजेक्टेड बाय सिस्टम। ठीक है, तो ये हीट किस में आ जाएगा हमारे पास, माइनस में आ जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से गिवन डेटा अच्छे से लिख लेता हूं जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, गिवन अगेन मशीनरी का नाम एयर कंप्रेसर। ठीक है, ओके। नाउ वी विल बी सीइंग इनलेट कंडीशंस एंड वी सॉ आउटलेट कंडीशंस। ठीक है, मास फ्लो रेट हमें दे रखा है कितना, 0.5 kg per second, 0.5 kgs per second. Then we have V1 as 0.85 meter cube per kg. We have P1 100 kilopascal. Then we have C1 6 meters per second. We have Q as minus 60 kilojoule per second. ठीक है, आउटलेट में C2 कितना है, C2 हमें नहीं दिया है। ओके, वी हैव नॉट बीन गिवन C2। P2 है, V2 है, P2 is 700 kilopascal and this is 0.16 meter cube per kg। ठीक है, और क्या दिया है, U2 is equals to U1 plus 90। क्लियर है? ओके, अब लिख लो क्या आपको निकालना है। तो देखिए यहां पे हमें दो चीजें निकालनी है। पहला, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव, फाइंड सबसे पहले पावर रिक्वायर्ड, और सेकंड हमें क्या निकालना है, इनलेट एंड आउटपुट पाइप क्रॉस सेक्शनल एरियाज, यानी कि A1 एंड A2। क्लियर है? ओके, तो अब हम यहां पे सबसे पहले पावर रिक्वायर्ड देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पावर रिक्वायर्ड। तो पावर इज नथिंग बट वर्क डन इनटू मास फ्लो रेट, ये हमें याद रखना है जी। वर्क डन और मास फ्लो रेट का मल्टीप्लीकेशन ही हमें पावर देता है। क्या मेरे पास वर्क डन है, नहीं है, तो मैं क्या ही करूंगा, फॉर वर्क डन यूज SFEE। ठीक है, वर्क डन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, SFEE। ठीक है, यहां पे मेरे पास C2 भी है, एक सेकेंड, इट एंटर द कंप्रेसर, हाँ 5 मीटर पर सेकेंड आई हैव C2, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, C2 है मेरे पास विच इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे पता कैसे चला, सो आई टेल यू द रीजन। ठीक है, SFEE का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर यहाँ पे C1 है तो यहाँ पे आपको C2 दिया ही होगा, वरना आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, SFEE की इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन हो सकता है, बाकी एक से ज्यादा अननोन कभी नहीं होंगे। समझ में आया आपको? आई होप सो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और चीज है जिसपे हमको ध्यान देना है, जो मैं यहां लिख देता हूं, विच इज Q आपका -60 किलो जूल पर सेकेंड में है। तो मुझे Q किस में चाहिए होता है, आई वॉन्ट इट इन किलो जूल पर केजी। तो मैं क्या करूंगा, फॉर Q इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय, ठीक है, Q डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट। कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि Q किस में है, -60 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, और अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा
एक सेकेंड, if I'll divide this, this is divided by 0.5. This is in kilojoule per second. This will be in second by kg. सेकेंड सेकेंड कट गया तो किलो जूल पर केजी आ जाएगा। तो Q मेरा यहाँ पे क्या होगा, -60 डिवाइडेड बाई 0.5 विच इज -120। ठीक है, तो Q मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी इन -120, 120 किलो जूल पर केजी। क्लियर। अब देखते हैं मेरे पास, अब देखो मैं पूरा इक्वेशन पहले लिख देता हूं, U2 प्लस, ओके U1 से स्टार्ट करते हैं, U1 प्लस P1V1 प्लस GZ1 बाय 1000 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2000 प्लस Q। ठीक है, और कुछ बचा गया, और कुछ बचा है हमारे पास, U1 P1 1 2 3 4 5, नहीं बचा है। ओके, इज इक्वल्स टू W प्लस U2 प्लस P2V2 प्लस GZ2 बाय 1000 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2000। अब देखिए यहां पे जो मुझे गिवन है मैं उसी को कंसीडर करूंगा, बाकी चीजों पे मुझे दिमाग नहीं लगाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या गिवन है, U1 गिवन है, हाँ, U2 गिवन है, हाँ, वर्क डन मुझे निकालना है, Q गिवन है, हाँ, C1 गिवन है, ओके, C2 गिवन है, वेरी गुड, P1V1 गिवन है, P2V2 गिवन है, बट ये Z1 और Z2 नहीं गिवन है, तो मुझे इस पे दिमाग नहीं लगाना, दिस इज डायरेक्टली 0। बाकी बचा हुआ मेरा रिक्वायर्ड SFEE इक्वेशन होगा, विच इज U1 प्लस P1V1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2000 प्लस Q इज इक्वल्स टू U2 प्लस P2V2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2000 प्लस W। क्लियर। चलिए अब देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू 90, यानी मैं U1 को यहां भेज देता हूं और बाकी सब में वैल्यूज पुट कर देता हूं। व्हाट इज माय P1, 100, 100 इंटू व्हाट इज माय V1, 0.85 प्लस व्हाट इज C1, 6 का स्क्वायर बाय 2000, व्हाट इज Q, -120 is equals to U2 minus U1 is 90, okay, plus what is P2, 700 into 0.16 plus what is C2, 5 squared by 2000 plus W। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं, so 100 into 0.85, 85 plus 36 divided by 2000 minus 120. So this becomes minus 34.982 equals 700.16 plus 90 plus 5 plus 25 by 2000. Okay, so this gives me as 202.0125 plus W। ठीक है, इसको यहां भेज देंगे तो व्हाट वी गेट W फाइनली एज 34.982 माइनस 236.99 किलो जूल पर केजी। माइनस में आंसर आना ही था, क्यों, क्योंकि दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। कैसे पता चला, क्योंकि सिस्टम क्या है मेरा, एयर कंप्रेसर, और एयर कंप्रेसर में हम इलेक्ट्रिकल वर्क देते हैं मोटर के थ्रू। ठीक है, ओके, तो अब मेरा सबसे पहला चीज है जो है निकालने का पावर। सो पावर इज नथिंग बट वर्क डन इनटू मास फ्लो रेट। I'll write it in a good way. This becomes work done into mass flow rate, work done into mass flow rate।
What is my work done? Minus 236.99. And what is my mass flow rate? 0.5. minus 118.5 किलोवाट. ओके, ठीक है. अच्छा, अब सेकेंड चीज में हमें क्या निकालना है? एरियाज A1 एंड A2. तो यहाँ पे एरिया का एक फॉर्मूला होता है विच इज मास फ्लो रेट इज इक्वल्स टू A1C1 बाय V1 एंड मास फ्लो रेट इज इक्वल्स टू A2C2 बाय V2. ठीक है, मास फ्लो रेट तो सेम होता है क्योंकि SFEE क्या फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, तो मास फ्लो रेट है हमारा यहाँ पे 0.5 इंटू V1 कितना है? V1 इज 0.85 डिवाइडेड बाय व्हाट इज C1 विथ मी? 6. ठीक है, और इज C1 we have 6 is equals to, this is my A1 and again 0.5 into 0.16 by 5, this is my A2. यहां से मेरे पास A1 और A2 आता है समथिंग इन मीटर स्क्वायर, जो हम निकाल लेते हैं. तो 0.5 into 0.85 by 6, 0.070, 0.0708. ठीक है, and 0.5 into 0.16 into divided by 5, 0.016, 0.016. So these are our answers. ठीक है, ये है हमारे required answers. तो आई होप सो आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से SFEE के क्वेश्चन करने हैं. हर एक क्वेश्चन अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो बिल्कुल आंसर आएगा. पहला स्टेप, गिवन डेटा लिख दिया, उसके बाजू में मशीनरी लिख दी, गिवन डेटा को 2 कॉलम में डिवाइड किया, इनलेट और आउटलेट में. फिर इनलेट कंडीशंस लिख दी, आउटलेट कंडीशंस लिख दी, फिर वो लिख दिया जो हमें निकालना है. फिर SFEE का इक्वेशन लिख दो, उसमें जो गिवन है उसी को यूज करो, जो गिवन नहीं है उसे कैंसल आउट कर दो. फिर आप क्या करोगे? जो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू है निकालने की अननोन, जैसे इस केस में W था, तो आप वो निकाल लो. अब मशीनरी मेरी एयर कंप्रेसर थी, तो W को क्या आना था? नेगेटिव, और मेरा W नेगेटिव ही आया है. ठीक है, फिर आप उससे मैंने पावर निकाल लिया विच इज वर्क डन इनटू मास फ्लो रेट, मेरे को किलोवाट में पावर मिल गया. एंड देन एरिया का ये फॉर्मूला होता है मेरे पास, मास फ्लो रेट इज इक्वल्स टू A1C1 अपॉन V1 एंड A2C2 अपॉन V2. तो वहां से मैंने एरियाज भी निकाल ली. ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, which is this 19. ठीक है, बुक में 19 है, ऐसे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले गिवन, और गिवन के बाजू में मशीनरी का नाम. अ गैस फ्लो स्टेडीली थ्रू अ रोटरी कंप्रेसर. कौन सा कंप्रेसर है यहाँ पे? रोटरी कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर. ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम क्या डिवाइड कर देंगे? इनलेट कंडीशंस एंड आउटलेट कंडीशंस. ठीक है, द गैस एंटर्स द कंप्रेसर एट अ टेम्परेचर ऑफ 16 डिग्रीज, यानी कि T1 हमें दे रखा है 16 डिग्रीज. 16 प्लस 273 विच इज 289 केल्विन, 289 केल्विन या 16 डिग्रीज में. अ प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल, P1 हमें दे रखा है 100 किलो पास्कल, एंड एन एंथैल्पी ऑफ 391.2 किलो जूल पर केजी. ये H1 एंथैल्पी दे रखा है. द गैस लीव्स दी कंप्रेसर एट 245 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो T2 मुझे दे रखा है 245 डिग्री सेल्सियस, है ना. अब प्रेशर ऑफ 0.6 मेगा पास्कल, प्रेशर P2 है 0.6 मेगा पास्कल, यानी कि 600 किलो पास्कल, 600 किलो पास्कल, एंड एन एंथैल्पी ऑफ 534.5 किलो जूल पर केजी. देयर इज नो हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द गैस एज इट फ्लोज थ्रू द कंप्रेसर. मतलब कि Q मेरा कितना है? तो यहां पे हमें Q क्या दे रखा है? 0. क्यों?
क्योंकि देर इज नो हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम गैस एज इट फ्लोज थ्रू द कंप्रेसर। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया। मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास गिवन क्या था। गिवन है हमारे पास रोटरी कंप्रेसर। ठीक है, एक टाइप का एयर कंप्रेसर ही है और कुछ नहीं। ठीक है, जब आगे आने वाले यूनिट्स में हम पढ़ेंगे मरीन टर्बो मशीनरीज और ये सब, तो उसके अंदर आपको कंप्रेसर और डिटेल में आएगा। बट यहाँ पे हमें सिर्फ एस एफ डबल ई के परस्पेक्टिव से जानना है, तो हम वही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास P1 है 289 केल्विन, P1 है और H1 दे रखा है 391.2 किलो जूल पर केजी। हीट ट्रांसफर मेरे पास रहा 0। T2 मेरे को दे रखा है यहाँ पे 245 डिग्री सेल्सियस। P2 मेरे को दे रखा है 600 किलो पास्कल एंड H2 मुझे दे रखा है 534.5 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, फाइंड, क्या मुझे निकालना है। तो फाइंड में सबसे पहले चीज क्या है, इवेल्युएट द एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट मास। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट मास निकालना है। ओके, ऑफ गैस अज्यूमिंग द गैस वेलोसिटीज एट एंट्री एंड एग्जिट टू बी नेग्लिजिबल। ठीक है, यानी कि पहले केस में, ठीक है, पहले में मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। किसमें, किलो जूल पर केजी में, बट ऑब्वियस मेरा आंसर उसमें ही आएगा। ठीक है, बजाते C1 एंड C2 इज इक्वल टू 0, ये मुझे क्या है, गिवन है। क्लियर, तो चलिए एस एफ ई इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या होता है हमारे पास, P1V1 प्लस U1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1 बाय 1000 प्लस Q इज इक्वल्स टू P2V2 प्लस U2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2000 प्लस GZ2 बाय 1000 प्लस W। अब देखिए C1 और C2 तो 0 है, Z1 और Z2 की कहीं बात नहीं की है। U1 प्लस P1V1 इज नथिंग बट H1, U2 प्लस P2V2 इज नथिंग बट H2, Q भी मेरा 0 है। तो वर्क डन मेरा यहां से क्या आ जाएगा, सीधे सीधे H1 माइनस H2 विच इज 391.2 माइनस 534.5। So 391.2 minus 534.5, 143.3 kilojoule per kg will be your answer for first case। आप देख सकते हैं कि इसके क्वेश्चंस कितने आसान होते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं क्या पूछा है हमसे। सेकंड पार्ट हमसे पूछा है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, सेकंड पार्ट हमसे पूछा है इवेल्युएट एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट मास। सेम चीज, अब यहाँ पे गैस वेलोसिटी दे रखी है 80 एंट्री पे और एग्जिट पे कितना 160, ये भी हो जाएगा। अगेन वर्क डन निकालना है किसमें, किलो जूल पर केजी में। C1 दे रखा है इस बार कितना 80 और C2 दे रखा है कितना 160। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000 माई प्लस W, और मैं W निकालना है, बहुत सिंपल। ठीक है, तो H1 माइनस H2 तो ऑलरेडी मेरे को पता है। ठीक है ना, कितना है वो, माइनस 143.3 प्लस C1 इज व्हाट 80 का स्क्वायर बाई 2000। ठीक है, एंड माइनस 160 का स्क्वायर बाई 2000। दिस विल बी माय वर्क डन। यहां से मुझे वर्क डन मिल जाएगा माइनस 143.3, ठीक है, माइनस 160 स्क्वायर डिवाइड 2000, ठीक है, एंड प्लस इट विल बी 80 स्क्वायर डिवाइड 2000। 152.9 किलो जूल पर केजी
माइनस में, यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ वर्क डन इज नथिंग बट 153 किलो जूल पर केजी। माइनस में, माइनस का मतलब क्या, ऑन द सिस्टम, बिल्कुल ऑन द सिस्टम होगा, रोटरी कंप्रेसर है। कंप्रेसर मतलब वर्क डन सिस्टम पे ही होना है, वो हमें वर्क नहीं देगा। ठीक है, तो हमारा दोनों आंसर यहाँ पे आ चुका है। दिस इज फॉर माई वन एंड दिस इज फॉर सेकेंड। ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, मैंने उसको बस थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया। ओके, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज एयर स्टेडीली फ्लोस at a rate of 0.4 kg per second through an air compressor. ओके, अब हम देखते हैं हमारा गिवन क्या है। गिवन में हमारे पास यहाँ पे है एयर कंप्रेसर। ठीक है, there we have an air compressor। अब मैं बार बार इनलेट आउटलेट कंडीशंस नहीं लिखूंगा, आई विल बी राइटिंग ऑन दिस पेज ओनली। ठीक है, वो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई रोट इट ऑन बोथ द पेजेस, बट नाउ आई वोंट बी राइटिंग। ठीक है, अब अगले पेज हम सीधा फाइंड लिख देंगे, बिकॉज वी अंडरस्टूड कि मेथड क्या है। मास फ्लो रेट अगेन आई टोल्ड यू हमेशा सेम रहेगा इनलेट आउटलेट पे, वरना पाप हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो ही नहीं होगा, इस बात का एसएफडब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए एंटरिंग एट 6 मीटर पर सेकेंड, C1 आ रहा है मेरा 6 मीटर पर सेकेंड विद अ प्रेशर ऑफ 1 बार। 1 बार मतलब 100 किलो पास्कल, सब किलो पास्कल किलो जूल के जी इसमें ही रखना है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम मेरे को दे रखा है 0.85 मीटर क्यूब पर केजी, एंड लीविंग C2 4.5 meters per second with a pressure P2 of 6.9 bar। ठीक है, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 ऑफ 0.16 मीटर क्यूब पर केजी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर इज लीविंग U2 is 88 किलोजूल पर केजी ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर एंटरिंग U1। ठीक है, cooling water in a jacket surrounding the cylinder absorbs heat from the air at 59 किलोजूल पर सेकेंड, यानी कि ये हो जाएगा नेगेटिव में, एंड 59 डिवाइडेड बाय 0.4, यानी माइनस में 147.5 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ओके, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, पावर। ठीक है, और इनलेट आउटलेट पाइप एरियाज A1 एंड A2। सो ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, उससे अलग कुछ है नहीं। ठीक है, बट अगेन वैल्यूज चेंज्ड है तो हम ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है ना, ओके। तो सबसे पहले मैं पूरा एस एफ डबल इक्वेशन लिखूंगा, U1 प्लस P1 V1 प्लस, ओके, U1 प्लस P1 V1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2000 प्लस GZ1 बाय 1000 प्लस में Q इक्वल्स टू U2 प्लस P2V2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2000 प्लस GZ2 बाय 1000 प्लस W। तो U1 है, P1V1 है, U2 है, P2V2 है, C1 स्क्वायर 2000 है, C1 स्क्वायर बाय 2000 है, GZ1 नहीं है, GZ2 नहीं है, Q दे रखा है, W तो मुझे निकालना ही है। ठीक है, अगेन डायरेक्टली आई विल बी पुटिंग द वैल्यूज। U1 कितना है मेरे पास, U1 एंड U2 माइनस U1 है यहाँ पे, ओके, U2 माइनस U1 इट इज 88। तो मैं U1 को इधर भेज देता हूँ, वही P1V1 से चालू करते हैं। P1 है मेरे पास 100 इंटू 0.85। ठीक है, ओके, प्लस C1 स्क्वायर, व्हाट इज C1, 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000, प्लस में नहीं आएगा यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Q मेरा माइनस में है, विच इज 147.5 इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 कितना है, 88। ठीक है, प्लस में P2 इज हाउ मच, 6.9 बार। 6.9 बार को किलो पास्कल में करेंगे तो कितना होगा, 690 किलो पास्कल, यानी 690 इंटू में 0.16,
P2 V2 हो गया, प्लस में C2 कितना है 4.5, 4.5 का स्क्वायर बाय 2000 प्लस W, यहाँ से हम W निकाल लेंगे। ठीक है, कितना होगा ये 85 प्लस 36 बाय 2000 माइनस 147.5, तो ये हो जाएगा आपका -62.482, और यहाँ से देखते हैं कितना आता है 88 प्लस 690 इंटू 0.16 प्लस 4.5 स्क्वायर बाय 2000. Okay, so this becomes minus में 198.410, and the final answer is 260.892 किलो जूल पर केजी। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस में अच्छे से दिखा देता हूँ, माइनस में कंप्रेसर है, अगेन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पावर मेरे पास क्या होता है वर्क डन इंटू मास फ्लो रेट, वर्क डन है मेरा माइनस 260.892 इंटू मास फ्लो रेट कितना है 0.4, वेरी गुड 0.4, कितना हो जाएगा -260.892 इंटू 0.4, कितना हो जाएगा दिस बिकम्स -104.35 किलोवाट। ठीक है, माइनस इसीलिए क्योंकि बेसिकली पावर आप माइनस में रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो नहीं रख सकते हो, वर्क डन का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो, माइनस का प्लस आप कर सकते हो, क्योंकि वो माइनस आपको शो कर रहा है कि भाई इतना पावर जो है ना हमने ही दिया है मशीन को। ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपका आंसर माइनस में, इट इज वेरी बट ऑब्वियस। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग एरिया के लिए, तो दिस बिकम्स अवर फर्स्ट आंसर। अब सेकेंड पार्ट के लिए A1 एंड A2, हमें पता है क्या होता है मास फ्लो रेट इज इक्वल्स टू A1 C1 अपॉन V1, and over here also mass flow rate is A2 C2 by V2. So what will be my A1 and what will be my A2? It will be something in meter square. ठीक है, वही हमें देखना है। मास फ्लो रेट है मेरा 0.4, मैं पहले 1 के लिए निकाल रहा हूँ, व्हाट इज माई V1, माई V1 इज 0.85। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय व्हाट इज माई C1, C1 इज 6, यस C1 इज 6, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.056। ठीक है ना, ये देखो 0.4 इंटू V1 कितना था मेरे पास, V1 था मेरे पास 0.85, 0.85 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा A1, और A2 कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 0.16, है ना 0.16, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 4.5। ठीक है, तो 0.4 इंटू 0.16 डिवाइडेड बाय 4.5, 0.014, 3 डेसिमल तक आप जाएं तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो दीज आर माय आंसर फॉर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज दिस वन, एंड दिस इज एयर एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस पासिस थ्रू अ हीट एक्सचेंजर। अब देखिए हीट एक्सचेंजर आ गया, अगेन गिवन, व्हाट इज द गिवन मशीनरी हीट एक्सचेंजर। ठीक है, गिवन मशीनरी क्या है मेरे पास हीट एक्सचेंजर। ओके, चलो, तो अब अगेन इनलेट कंडीशंस क्या होंगी मेरी, और यहाँ पे आएंगी जी आउटलेट कंडीशंस। ठीक है, एक तरफ है जी इनलेट कंडीशंस, एक तरफ है आउटलेट कंडीशंस। सो एयर एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पासिस थ्रू अ हीट एक्सचेंजर, यानी कि मेरा T1 है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 293 केल्विन, passes through a velocity, मतलब passes through a heat exchanger at a velocity of 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि C1 मुझे दे रखा है 40 मीटर्स पर सेकेंड, वेर इट्स टेम्परेचर इज रेज टू 820, बाप रे
820 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेज हो गया। ठीक है, ओके। तो इट देन एंटर्स अ टर्बाइन विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सपांड्स टिल द टेम्परेचर फॉल्स टू 620 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब कि पहले एयर हीट एक्सचेंजर से पास हुआ। देखिए, यहां से एयर आया, दिस इज माय एयर, ये एयर गया पहले हीट एक्सचेंजर में, और फिर इस हीट एक्सचेंजर से ये गया हमारे टरबाइन में। ठीक है, और ये टरबाइन का आउटपुट। ओके, on leaving the turbine the air has taken at a velocity of 55 meter per second to a nozzle where it expands until the temperature has fallen to 510 degrees celsius। यानी कि टरबाइन से फिर ये कहा गया हमारे पास एक नोजल में गया। ठीक है, ये हमारे पास एक नोजल है। ठीक है, दिस इज माय नोजल, दिस इज माय नोजल, और यहां से बाहर निकल गया। ठीक है, इफ द एयर फ्लो रेट इज 2.5 kgs पर सेकेंड, मास फ्लो रेट दे रखा है 2.5 kgs पर सेकेंड, कैलकुलेट rate of heat transfer to the air in heat exchanger, the power output from the turbine assuming no heat loss, velocity of the nozzle at exit। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे एक साथ हमें काफी सारे सिस्टम्स दे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला सिस्टम तो दिया गया है हमें कि भाई हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर में 20 डिग्री सेल्सियस से एयर आया और वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर बढ़ गया 820 डिग्री सेल्सियस पे, बट वेलोसिटी सेम रहा, वेलोसिटी सेम रहा। ठीक है, ओके। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग कि भाई वेलोसिटी सेम रहा और इसको एक्सपांड किया किसने, टरबाइन ने। कब तक, जब तक उसका टेम्परेचर फॉल हुआ 620 डिग्रीज पे, यानी 820 से फिर कहा गया 620 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पे अब मैं लिख लेता हूं मेरा टरबाइन। ठीक है, टरबाइन का इनलेट कंडीशन देखते हैं क्या है। टरबाइन के इनलेट कंडीशन में C2 कितना था, 40 मीटर्स पर सेकेंड, और T2 कितना था, 820 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे इसके आउटलेट में देखते हैं क्या है। आउटलेट में मेरा टेम्परेचर T3 कम हो गया 820 से, कितना, 620 डिग्री सेल्सियस। जीरो बड़े छोटे बन गए हैं, जीरो का देखो डिग्री लग रहा है। 820 एंड 620 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। एंड ऑन लीविंग द टर्बाइन द एयर हैज टेकन एट अ वेलोसिटी ऑफ 55 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि C3 मेरे पास आ गया जी 55 मीटर्स पर सेकेंड। यहां तक मेरा टर्बाइन की कहानी थी। अब टरबाइन से निकल के मेरा एयर गया नोजल में। तो नोजल में देखो इनलेट क्या था, यहाँ पे ले लो आउटलेट। ठीक है, इनलेट क्या था नोजल में, to a nozzle where it expands until the temperature has fallen to 510 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि भाई यहाँ पे T3 तो मेरा 620 ही था, C3 मेरा 55 मीटर्स पर सेकेंड था, T4 मेरा आ गया 510, मतलब कि टेम्परेचर गिर गया। ठीक है ना, टेम्परेचर गिर गया, और एयर फ्लो रेट हमें दे रखा है। ठीक है, यानी मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दे रखी, टेम्परेचर दे रखा है जी, वेलोसिटी नहीं दे रखी। ठीक है, तो अब हमसे सबसे पहले पूछा क्या है, फाइंड, सबसे पहले हमसे पूछा है क्या, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू एयर इन हीट एक्सचेंजर। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अगर हमें निकालना है
यानी कि ये किस में होना चाहिए, केजी किलो जूल पर सेकेंड में। ठीक है, किस में होना चाहिए ये, किलो जूल पर सेकेंड में। अब देखो इधर हमारे पास यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में T1 दे रखा है, C1 दे रखा है, मास फ्लो रेट है, T2 है, C2 है। मास फ्लो रेट तो देखो उतना ही रहेगा, ठीक है ना, मास फ्लो रेट हमारे पास उतना ही रहेगा। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अगर हमें निकालना है यहाँ पे, तो हम कैसे निकालेंगे, Q, ठीक है, जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है Q, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम सी पी डेल्टा टी। हाँ या ना, वेरी गुड। अब देखो एयर है हमारे पास, तो सीपी कितना होगा हमारा, हमारा यहाँ पे सीपी कितना होगा, सीपी इज नथिंग बट 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। डाल देते हैं 0 मास फ्लो रेट कितना है 2.5, ओके, मास फ्लो रेट इज 2.5 इंटू सीपी इज 1.005 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। पहले टेम्परेचर कितना था 800, पहले था टेम्परेचर 20 डिग्री, अब हो गया 820, यानी कि 820 माइनस 20, डिग्री पे रखिए केल्विन में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2.5 इंटू 1.005 इंटू 800, 2010 किलो जूल पर सेकेंड, या तो फिर 2010 किलो वाट। ठीक है, ये था हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, पावर आउटपुट फ्रॉम टरबाइन अज्यूमिंग नो हीट लॉस। अब टरबाइन पे आ जाओ, नो हीट लॉस मतलब क्यू जीरो। पावर आउटपुट पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, पावर आउटपुट पूछा है, मतलब क्या, वर्क डन इंटू मास फ्लो रेट, वर्क डन इंटू मास फ्लो रेट। ओके, तो अब देखो टरबाइन के अंदर हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर्स भी दे रखे हैं हमको, ठीक है, बट इससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमें सीधे सीधे एस एफ डबल का इक्वेशन लगाना है। ओके, तो देखो सेकेंड पार्ट में पावर के लिए हम क्या करेंगे, भाई C1 स्क्वायर बाई 2000 माइनस C2 स्क्वायर बाई 2000 इज इक्वल्स टू वर्क डन। C1 कितना है 40 एंड दिस इज 55, यहाँ पे C2 C3 लिख देते हैं, right? तो 40 स्क्वायर बाय 2000, 55 स्क्वायर बाय 2000 is equals to W. So 40 squared by 2000, 0.7125. And when this will be multiplied by 2.5, we will get power as 1.78 किलोवाट। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास पावर आया है, ठीक है, ये एक लोन पावर है। अगर अब हमें पावर फॉर टरबाइन निकालना है, तो हम उस केस में अब यहाँ पे क्या करेंगे कि वर्क डन जो होगा मेरा, वो होगा मास फ्लो रेट इनटू में H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000, ठीक है, माइनस में H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000, ठीक है, मतलब यहाँ पे C3 है, तो आई टेक इट एज C3, C3, C3 दोनों का मल्टीप्लीकेशन M से होगा। तो जब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे ना, सो विल बी गेटिंग वर्क डन एज 504.3 किलोवाट। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज वेलोसिटी एट नोजल एग्जिट। ठीक है, तो नोजल एग्जिट पे वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगेन नोजल पे आ जाओ, इनलेट पे ये दे रखा है, आउटलेट पे ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, तो
नोजल एग्जिट पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। तो दिस बिकम्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम एस एफ डबल का इक्वेशन लगाएंगे तो C3 स्क्वायर बाई 2000 इज इक्वल्स टू, या C3 स्क्वायर बाई 2000 प्लस H3 इज इक्वल्स टू C4 स्क्वायर बाई 2000 प्लस H4। ठीक है, तो अब देखिए C4 निकालना है तो H3 - H4 जाएगा। ठीक है ना, अब H3 - H4 क्या होगा, mCp∆T, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास C4 क्या हो जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस, 473.4 473.4 मीटर्स पर सेकंड। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा थर्ड आंसर। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस। चलिए, so at the inlet to a certain nozzle, the enthalpy of a fluid passing, मतलब मैं पहले गिवन लिख देता हूं। गिवन में मेरा क्या है, नोजल। ठीक है, तो देखिए नोजल में अगेन दीज आर माय इनलेट कंडीशंस एंड आई विल बी पुटिंग ओवर हियर माय आउटलेट कंडीशंस। ठीक है, at the inlet to a certain nozzle the enthalpy of a fluid passing is 2800, यानी H1 मुझे दे रखा है कितना, 2800 किलो जूल पर केजी, and the velocity is 50 meters per second. C1 is what, 50 meters per second. At a discharge of enthalpy is 2600, so H2 is 2600 kilojoule per kg. The nozzle is horizontal and there is negligible heat loss from it, यानी Q is equals to 0। ठीक है, और वर्क भी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, 0, क्योंकि नॉजल पे वर्क तो करता नहीं है। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड, सबसे पहली चीज एग्जिट वेलोसिटी C2। फिर हमसे क्या पूछा है, इनलेट एरिया दे रखा है हमको। इनलेट एरिया वी हैव बीन गिवन एज, आई टेक इट एज A1। ठीक है, A1 ले लेते हैं इसको, और कितना है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 भी हमें दे रखा है 0.187 मीटर क्यूब पर केजी। Find the mass flow rate. Okay, so second part is to find mass flow rate, and third part is to find specific volume at a nozzle exit। nozzle exit पे specific volume दे रखा है 0.498 मीटर क्यूब पर केजी। यहाँ से हमें एग्जिट एरिया निकालना है। थर्ड पार्ट इज A2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C2 निकालेंगे। फॉर C2 यूज SFEE इक्वेशन। क्या होती थी इक्वेशन, U1 प्लस P1V1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1 बाई 1000 प्लस Q इज इक्वल्स टू W प्लस U2 प्लस P2V2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1 बाई 1000। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, P1 V1, V1 गिवन है, P1 नहीं है, तो ये तो जाएगा ही। ठीक है, दोनों चीजें गिवन होंगी तभी हम यूज कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी का भी कोई फंडा यहाँ पे नहीं है, इंटरनल एनर्जी भी हम नहीं लेंगे। ओ ओके, हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी, तो बात ही खत्म हो गई फिर तो। फिर आई बी जस्ट इरेजिंग दिस। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी। ठीक है, मैंने बताया था कि ये रहता है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी। आई एम रियली सॉरी, दिस बिकम्स माय H1 और ये बन जाएगा मेरा H2। ठीक है, हम भी इंसान, में गलती होती है, बट हाँ GZ1 एंड GZ2 तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है,
C1 we have, C2 we need to find out. ठीक है ना? Q नहीं है, वर्क डन नहीं है, क्लियर? So this becomes H1 plus C1 square by 2000 is equals to H2 plus C2 square by 2000. ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। H1 की क्या वैल्यू है? 2800 plus what is C1 50 is equals to what is H2 2600 plus C2 squared by 2000. देखते हैं, minus 2600 into 2000 goes in under root. So my C2, ठीक है, C2 क्या हो जाएगा? देखिए 2800 minus 2600 plus 50 square divided 2000, we get 201.25. So 201.25 into 2000, this goes in under root into 2000 root 634.42 meters per second. ठीक है, ये हो गया मेरा पहला आंसर। चलिए आगे देखते हैं। तो आई गॉट द फर्स्ट वन। सेकंड इज A2। सेकंड पार्ट में मुझे क्या निकालना है? A2। तो मास फ्लो रेट मेरे पास है क्या? इफ द इनलेट एरिया is इतना स्पेसिफिक, मास फ्लो रेट ही मुझे निकालना है। ओके ओके ओके, दिस इज थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट इज मास फ्लो रेट। सेकंड पार्ट इज व्हाट? मास फ्लो रेट। चलिए मास फ्लो रेट के लिए क्या करेंगे हम लोग? मास फ्लो रेट इज इक्वल्स टू A1C1 बाय V1। A1 कितना है? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसको मीटर स्क्वायर में करना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। दोनों साइड आप स्क्वायर कर देंगे तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? दिस मैनी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो व्हाट विल बी योर x? 900 बाय 1, 4 टाइम्स 0, 900 बाय 1, 4 टाइम्स 0, 0.09। तो 0.09 into C1, what is my C1? I had C1 50 by V1 0.187। ऐसे मुझे मास फ्लो रेट मिल जाएगा। ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो सिक्स kgs per second. And in third part, I have to find out A2. So why 24.06 is equals to A2 into C2 by V2. What is V2? 0.498। 0.498। मेरा A2 कितना आ जाएगा? What is my C2? 6, 34.42। 0.018, 0.018 मीटर स्क्वायर। ठीक है, so this becomes my third answer, this was my second answer and this was my first answer. तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। So the next question is, a stream of gases at 7.5 bar 750 degrees Celsius and 140 meters per second is passed through a turbine of a jet engine। यानी कि मुझे गिवन क्या दे रखा है? एक टरबाइन। किसका? जेट इंजन का टरबाइन है। इसका टरबाइन है जेट इंजन का। ठीक है, तो देखिए 7.5 बार, P1 is 7.5 bar, then T1 is 750 degrees Celsius and C1 is 140 meters per second। ठीक है, ये हो गया इनलेट कंडीशंस। पास थ्रू अ टरबाइन, द
steam comes out of a turbine at 2 bar, मतलब तो अब यहाँ पे टरबाइन की कैपेसिटी डिफाइन करने के लिए हम क्या देखेंगे कि भाई टरबाइन की कैपेसिटी होती क्या है बेसिकली, ठीक है ना। तो देखिए टरबाइन की जो कैपेसिटी होती है ना हमारे पास, ये बेसिकली पावर आउटपुट ही है। क्या है ये? बेसिकली पावर आउटपुट, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो हमें पावर आउटपुट ही यहाँ पे निकालना है। तो पावर हमारा क्या होता है? मास फ्लो रेट इनटू वर्क डन। अब वर्क डन के लिए ऐसे इज इक्वल्स टू P2V2 प्लस में U2 प्लस में C2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस में GZ2 बाई 1000 प्लस में Q, ठीक है। ओ Q नहीं, यहाँ पे आएगा W, माय बैड, यहाँ पे आएगा क्या? W। अब दे GZ1 GZ2 हमारे पास नहीं है तो दिस बिकम्स जीरो, Q हमारे पास नहीं है तो दिस बिकम्स जीरो, और हमें क्या निकालना है जी? वर्क डन। तो H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 is equals to H2 plus C2 square by 2000 प्लस में W। वेरी गुड। H1 कितना है मेरे पास? 950 प्लस में C1 क्या है मेरे पास? 140 का स्क्वायर बाय 2000। H2 इज व्हाट? 650 प्लस में 280 का स्क्वायर बाय 2000 प्लस W। तो मेरा यहाँ से W कितना आता है? 950 प्लस 140 स्क्वायर बाय 2000, ठीक है। 959.8 माइनस 650 प्लस 280 square by 2000, 689.2, ठीक है। तो 959.8 minus 689.2, this gives us 270.6 किलो जूल पर केजी। ये मेरा आ गया वर्क, ठीक है। अब पावर निकालना बहुत आसान है। पावर क्या होता है? वर्क डन इनटू, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। In a steam plant, 1 kg of water per second is supplied to the boiler। मतलब कि हम यहाँ पे गिवन डेटा लिख देते हैं कि हमारा मशीनरी है बॉयलर, और आगे चल के टरबाइन भी है। तो बॉयलर प्लस टरबाइन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमसे बोला है कि द एंथैल्पी एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर एंटरिंग द बॉयलर आर इतना एंड इतना, द वाटर रिसीव 2200 किलोजूल पर केजी ऑफ हीट इन द boiler at constant pressure, steam after passing through turbine comes after the velocity इतना, enthalpy इतना, the inlet is 4 मीटर above the turbine exit, ठीक है। इनलेट इज हमारा 4 मीटर अबव टरबाइन एग्जिट, ठीक है ना। ओके, तो अज्यूमिंग द हीट लॉसेस फ्रॉम द बॉयलर एंड टरबाइन टू सराउंडिंग्स आर इतना, कैलकुलेट द पावर डेवलप बाय द टरबाइन, कंसिडर द बॉयलर एंड टरबाइन एज सिंगल सिस्टम। तो सिंगल सिस्टम है हमारा, यानी जो भी चीजें हम लिखेंगे यहाँ पे वो डायरेक्ट इनलेट और आउटलेट की होंगी। यानी बॉयलर से टरबाइन के बीच में क्या हुआ इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पे स्टीम एंटर हुआ, दिस इज नथिंग बट बॉयलर प्लस टरबाइन एज अ सिंगल सिस्टम, ठीक है।
चलो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, ये हमारा हो गया इनलेट एंड ये हो गया हमारा आउटलेट। ठीक है, चलो, इनलेट में मास फ्लो रेट हमें दे रखा है 1 kg/सेकेंड। एंथैल्पी और वेलोसिटी हमें दे रखी है H1 800 किलो जूल पर केजी। ठीक है, एंड C1 5 मीटर्स पर सेकेंड। अब वाटर ने हीट रिसीव किया, यानी कितना, 2200 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब द स्टीम आफ्टर पासिंग थ्रू द टर्बाइन कम्स आउट विद अ वेलोसिटी, यानी C2 मुझे दे रखा है 50 मीटर्स पर सेकेंड। एंथैल्पी H2 मुझे दे रखी है 2520 किलो जूल पर केजी। इनलेट इज 4 मीटर अबव टर्बाइन एग्जिट, यानी कि Z1 इज 4 प्लस Z2। ठीक है, तो assuming heat losses from the boiler and turbine to the surroundings are -20 किलो जूल पर सेकेंड। केजी लिख देते हैं क्योंकि मास फ्लो रेट हमारे 1 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट कैलकुलेट पावर। ये बड़ा आसान सा सवाल हो गया। पावर क्या होता है, मास फ्लो रेट इनटू वर्क डन। ये वर्क डन हमें निकालना है। ठीक है, तो ऐसे डबल इक्वेशन लिख देते हैं, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2000 प्लस GZ1 बाय 1000 प्लस Q इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2000 प्लस GZ2 बाय 1000 प्लस W। ठीक है, C1 है ही, C2 है ही, H1 है, H2 है, Q हमारा हो जाएगा 2180। ठीक है, चलिए, H1 कितना है मेरे पास, 800 प्लस C1 कितना है, 5 का स्क्वायर बाय 2000। ठीक है, अब Q कितना हो जाएगा, 2200 माइनस 20 एंड प्लस GZ1। तो ये मैं ये कह सकता हूँ क्या, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो G Z1 माइनस Z2 बाय 1000 क्लियर है, इज इक्वल्स टू, ये Z2 को मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू क्या बचा, H2 कितना है, 2520। ओके, ठीक है, प्लस C2 स्क्वायर कितना है मेरे पास, 50, 50 का स्क्वायर बाय 2000 प्लस W। ठीक है, तो Z1 माइनस Z2 तो है मेरे पास 4, 5 का स्क्वायर बाय 2000 प्लस 2180 प्लस G इंटू 4/1000 is equals to 2520 plus 50 square by 2000 plus W। तो देखते हैं यहाँ से W कितना आता है, 800 प्लस 5 स्क्वायर बाय 2000। आई होप सो आप लोग भी कर रहे होंगे ये, प्लस 9.81 इंटू 800 इंटू 5 स्क्वायर्ड बाय 2000। ओ माय बैड, 800 प्लस 5 स्क्वायर बाय 2000। ठीक है, प्लस में 2180 प्लस 9.81 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, दिस इज 2980.05 माइनस 2520 प्लस 50 स्क्वायर बाय 2000, 2521.25, 2521.25। सो वर्क डन, तो यहां से हमारे पास
वर्क डन आता है एज 2980.05 माइनस 2521.25 458.8। ठीक है, तो 458.8 किलो जूल पर केजी। तो हमारा पावर भी यही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा मास फ्लो रेट कितना है इस क्वेश्चन में, 1। तो पावर भी मेरा कितना हो जाएगा, 458.8 किलो वाट। तो दिस इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आर अंडरवे। योर जर्नी टू मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगन। ठीक है, इसी के साथ हमारा यूनिट 3 जो है वो होता है कंप्लीट। इसके बाद जो हमारा यूनिट आएगा दैट विल बी यूनिट 4 ऑन द प्योर सब्सटेंस। Please like, share, subscribe, and share it to those who really are facing struggle in this subject. Take care. Bye.